प्रिय छात्रों, आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के लिए आज का हमारा 12th में जो टॉपिक है वो है एसी जनरेटर। ठीक है, एसी जनित्र जिसको हम कहेंगे। और सभी से ये ख़ास तौर से कहा जा रहा है कि बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में काफ़ी कुछ नया मिलेगा आपको सीखने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारे सामने है एसी जनित्र। ठीक है, तो एसी जनित्र में आज किस तरह से ये काम करता है, इसके कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, इसका प्रिंसिपल यानी सिद्धांत क्या होता है इसका, ठीक है, कैसे वर्किंग होती है इसकी, किस तरह से हमको एक साइनसोइडल वेव, एक साइन वेव इसके द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, ये सब आज के इस वीडियो में हम लोग आगे अच्छे से जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इसकी रचना। तो स्टार्टिंग में ऐसा है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी डायनमो। ठीक, यह एक ऐसी विद्युत चुंबकीय मशीन है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो सिद्धांत क्या है इसका, सिद्धांत पे थोड़ा सा देख लें कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेज़ी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है। ठीक है, और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होने से जो धारा प्रवाहित होने लगती है वही धारा आपकी उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वही विद्युत ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होने लगता है। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर टोटली विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ऊपर बेस्ड भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं इसके कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो इसकी रचना अभी इसका डायग्राम में आगे वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार चित्र के द्वारा मैंने इसको समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छे से दिमाग में इसको बैठा लीजिए कि इसके 3 मुख्य भाग होंगे। पहला क्षेत्र चुंबक, दूसरा आपका आर्मेचर, ठीक है, और आपका थर्ड वन में सर्पी तथा ब्रशेस, सर्पी वलय तथा ब्रश। ठीक है, तीनों एक ही में शामिल कर लिए ये दोनों। तो इसके 3 भाग 1, 2, 3। पहला में क्षेत्र चुंबक यानी किसी भी एक शक्तिशाली चुंबक के एन सिरे और एन सिरे के बीच का एरिया क्षेत्र चुंबक कहलाएगा। और मुख्य रूप से बात यहाँ पर यही रहेगी कि यहाँ पर जो चुंबक क्षेत्र है वो एक शक्तिशाली चुंबक की बल रेखाओं से बना हुआ होगा और इन बल रेखाओं की जो दिशा होगी वो नॉर्थ से साउथ की ओर होगी। ठीक है, एन से एस की ओर होगी। दूसरे पर आते हैं आर्मेचर। आर्मेचर क्या है? आर्मेचर है वो जो आपको एन और एस ध्रुवों के बीच का जो एरिया बताया। ठीक है, यानी एक एन पोल होगा, वैसे ही चुंबक के 2 भाग 2 ध्रुव होते हैं। कभी भी किसी भी चुंबक को हम सेपरेट नहीं कर सकते, उसके हमेशा 2 भाग रहेंगे ही रहेंगे, एक एन पोल और एक एस पोल। ठीक है, तो ये आपका क्षेत्र चुंबक रहेगा और क्षेत्र चुंबक में एक आर्मेचर रहेगा। इस आर्मेचर पर पृथकृत तारों के फेरे लगे हुए होंगे जिसको हम ABCD कॉइल कहेंगे। ठीक है, चुंबक के ध्रुवों के बीच में पृथकृत यानी अलग अलग, ठीक है, सेपरेटेड बोलते हैं, सेपरेटेड तारों की कुंडली होती है। ठीक है, और उसका नामकरण कर दिया, ABCD कह दिया, उसका नाम दे दिया, जिसे आप क्या कहेंगे, आर्मेचर कुंडली कहते हैं। कुंडली कई सारे फेरों की बनी हुई होती है तथा ध्रुवों के बीच क्षैतिज अक्ष पर ये घुमाई जाती है। ठीक है, इसके यहाँ एक शिफ्ट लगा रहता है, एक हैंडल लगा हुआ होगा। ठीक है, उसके द्वारा क्या किया जाएगा, इसको घुमाया जा सकता है। ठीक है, जब इसका रोटेट करोगे तो क्या होगा कि इसमें करंट बनने लगेगी। अब वो करंट कैसे बनेगी उसी को हमें आज स्टडी करना है। ठीक है, तो दूसरा पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया आर्मेचर। क्या समझ में आया कि एन और एस पोल के बीच में एक आयताकार कुंडली होगी जिस पे कई सारे तार फिर अलग अलग लगे हुए होंगे। ठीक है, और इसको इसी अक्ष के बीच में घुमाया जाएगा। तीसरे पार्ट पे आते हैं सर्पी वलय तथा ब्रुश। तो सर्पी वलय तथा ब्रुश में वही है कि आयताकार कुंडली की जो सिरे आए, ठीक है, उसके जो सिरे आए उन सिरों का संबंध होगा कहाँ कहाँ होगा, अलग अलग 2 तांबे के छल्लों से होता है। ठीक है, उसके जो रिंग्स हैं उनके द्वारा होता है और एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, स्पर्श नहीं करेंगे। अभी चित्र में आप आगे देखेंगे कि ये कहीं पर भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। देखिए, बहुत ही मेहनत से ये आपका वीडियो बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोगों का भी एक काम है कि आप इसको बहुत लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं लोगों से। ठीक है, अच्छी चीज़ सभी तक पहुंचनी चाहिए। मैं कई बार कह चुका हूँ आप लोगों से, लेकिन मेरे कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ भाई जो अच्छी चीज़ है वो तो अच्छी है, वो तो सभी के पास पहुँचनी चाहिए और नॉलेज किसी भी तरीके से गलत नहीं होती है। ठीक है, तो अब कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो
कुंडली के साथ उसी अक्ष पर घूमते हैं, इन्हें सर्पी वलय कहते हैं। इन छल्लों को 2 कार्बन की ब्रश एक्स तथा वाई से छूती रहती हैं। ये ब्रश स्थिर रहती हैं और जो रिंग्स होती हैं, छल्ले जो होते हैं, इन ब्रशों के साथ नीचे फिसलते हुए घूमते रहते हैं। ठीक है, इन ब्रशों का संबंध उस बाह्य परपथ यानी लोड प्रतिरोध के साथ होता है जिसमें विद्युत धारा भेजनी होती है, जहाँ पर आपको उसका यूज़ करना होता है। तो इस प्रकार ये आपका था उसकी बारे में रचना के बाद अब हम पढ़ते हैं उसका छोटा सा डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम केवल आपको ये बता रहा है कि उसका सर्किट डायग्राम आप कैसे बनाओगे। समझ लीजिए, इसके भागों को मैं बता देता हूँ। तो पहला भाग जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, एन और एस। ठीक है, तो ये जो एन एस भाग आपने, ये एन पोल और ये भी एस पोल, यानी सेकंड भाग ये रहा आपका आर्मेचर। थर्ड भाग में ब्रशेज और वलय। ठीक है, ब्रश और वलय आपके यहाँ पर। तो फर्स्ट भाग ये रहा, ठीक है, सेकंड भाग ये, और ये इन 3 भागों से मिलकर आपका ये सर्किट डायग्राम, ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र तैयार है। ठीक है, अब इसका आगे वीडियो देखते हैं। देखिए, इस चित्र को भी आप बना सकते हो। ठीक है, दोनों तरह के सर्किट डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर कुछ छात्र चाहें और भी अच्छा बनाना चाहें, वो भी इसके द्वारा दिखा सकते हैं। कंडीशन वही है, वस्तुओं की स्थिति यानी रचना में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ डायग्राम में अंतर है। ठीक है, एन और एस पोल आप उसी देख रहे हैं, मैग्नेट को रिप्रेजेंट करते हुए। इनके बीच में एक आयताकार कुंडली, आर्मेचर इसको बोलते हैं, ABCD, और इसका संबंध अलग अलग ब्रशेज और स्लिप रिंग के साथ में। ठीक है, अब जो वहाँ पर बाह्य प्रतिरोध के साथ कनेक्ट करने की बात की थी, वो यहाँ से स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर करके दिखा देता हूँ कि इन ब्रशों का संबंध जो होता है वो एक्सटर्नल सर्किट यानी बाह्य परपथ के साथ कर दिया जाता है, यानी वह चीज़ जिसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करना चाह रहे हो। ठीक है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर भी आप लगा सकते हैं, धारामापी भी आप लगा सकते हैं, कोई बल्ब भी लगा सकते हैं, या जहाँ भी आपको उस प्रत्यावर्ती धारा का यूज़ करना है वहाँ पर आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। दिमाग में एक चीज़ अच्छे से बैठा लीजिए कि इस एसी जनरेटर में, एसी जनरेटर मतलब उत्पन्न करने वाला, क्या उत्पन्न कर रहा है? एसी करंट उत्पन्न कर रहा है। ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट उत्पन्न कर रहा है। ओके, इस चित्र में देखिए, अब आ जाते हैं प्रिंसिपल के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, उसका प्रिंसिपल क्या है एसी जनरेटर का? तो मुख्य रूप से यह जो पूरा जनरेटर है, ये पूरा जनरेटर जो है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर डिपेंड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि अगर आप किसी विद्युत परपथ में, ठीक है, भले ही इसमें कोई भी बाह्य स्रोत, बाहरी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, कोई भी करंट पास करने के लिए ना आपका प्लग लगा रखा है, ना किसी सेल के द्वारा आप इसमें करंट दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आपने एक सिर्फ कॉइल लगा रखी है। ठीक है, एक चीनी मिट्टी के बेलन के ऊपर आपने क्या कर रखा है? पृथकगत तारों के फेरे लगा रखे हैं, यानी कुंडली बना रखी है, और उस कुंडली का संपर्क आपने क्या कर दिया? एक गैल्वेनोमीटर धारामापी से कर रखा है। अब आप क्या करते हैं अगले स्टेप में? अगले स्टेप में आप एक चुंबक को उस कॉइल के या उस कुंडली के पास लेके आते हैं। ठीक है, उसके पास लेके आने का मतलब नहीं उसके पास लाके रख दें, ऐसा नहीं है। आप क्या करेंगे? उसको गति कराएंगे। ठीक है, उसको उसके पास लेके जाएंगे या उससे दूर लेके जाएंगे, ये काम करेंगे, यानी उसके साथ में रिलेटिव मोशन करेंगे। जब आप रिलेटिव मोशन करेंगे तब उसमें अपने आप ही एक करंट उत्पन्न होने लगेगी। अगर आप रख देंगे तो उसमें कोई करंट उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, क्या कहा जाता है कि जब आप किसी कुंडली के पास चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को परिवर्तित करते हो तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन से चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है, और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होने से अपने आप ही उस कुंडली में या उस परपथ में एक ऐसी धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, यही वाली जो घटना आपकी विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ध्यान से समझ लीजिए कि धारा के मान में डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि आप कितनी तेज़ी से चुंबक को कुंडली के समीप लाते हो या उससे दूर ले आते हो। ठीक है, देख रहे हैं आप, वेयर देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कॉइल एंड अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है ना, तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखें तो ये जो भाग था उस भाग को एक बार और निगाह में से इस चित्र के माध्यम से आपके सामने दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहला भाग था आपका क्षेत्र चुंबक, तो क्षेत्र चुंबक बिल्कुल कलरफुल आप एन और एस पोल में आप देख के समझ रहे हैं कि यहाँ पर एक मैग्नेट ये रखा हुआ है, एक मैग्नेट ये है, एक ही मैग्नेट का मतलब एक का एन सिरा दूसरे का एस सिरा। ठीक है, और इसके बीच में एक आर्मेचर कुंडी लगी हुई है जिस पर पृथक तांबे के फेरे लिपटे हुए होंगे, उसको घुमाने के लिए, इसको रोटेट करने के लिए यहाँ पर एक शिफ्ट। ठीक है, इस शिफ्ट के माध्यम से जैसे आप देख रहे हो इसको आप चलाकर, ठीक है, क्या होगा? ये आयताकार कुंडली है जो आर्मेचर है वो इनके बीच में घूमेगा।
ठीक है, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर या जितने भी रोटेशन आप लगाएंगे, तो इस आर्मेचर के रोटेशन से, ठीक है, इस आर्मेचर के रैपिडली रोटेशन से क्या होगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना होगी। क्यों? क्योंकि लगातार चुंबकीय फ्लक्स चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है भाई, यहाँ पर देखिए, जब आप इसको इसके इस कंडीशन में रखते हैं, ठीक है, ए बी आर्म आपके सामने, सभी के सामने क्लियर है, ठीक है, ए बी आर्म को जब आप ऊपर रखें, सीढ़ी नीचे, नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि इन आर्मेचर के रोटेशन से ही से उत्पन्न होता है। ठीक है, अगले पार्ट में देखें। अब 2 पार्ट आपने देख लिए, क्षेत्र चुंबक देख लिया, बीच का आर्मेचर देख लिया। थर्ड पार्ट में बात की गई थी सर्पी वाला यानी स्लिप रिंग्स के साथ में। ठीक है, तो आर्मेचर के साथ में से जो 2 वायर आए, यानी जो सीधे सीधे तार आपके लिए आए हैं, ठीक है, उनका संबंध इन स्लिप रिंग्स के साथ में कर दिया जाता है। ठीक है, एक स्लिप रिंग्स आपकी S1 से डिनोट है और एक आपकी S2 से दिखाई गई है। क्लियर है, सभी को स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चित्र वगैरह बेटा बड़ा ध्यान से बनाइएगा और बड़ी मेहनत से आपके लिए इकट्ठा किए गए हैं। कोशिश सभी लोग लाइक करें, जो देखते जा रहे हैं वो उसको लाइक ज़रूर करें भाई। ठीक है ना, बहुत मेहनत की गई है। अगर आप अच्छे वीडियो आगे ऐसे ही चाहते हैं तो उसके लिए आपका लाइक और शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, समझ लीजिए। आगे देखते हैं, तो ये रहे स्लिप रिंग्स। अब बात करेंगे ब्रशेस के बारे में। तो ठीक है, तो ब्रशेस, ये वाले जो पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हैं। बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज रहता है, सर स्लिप रिंग्स क्या होती हैं, इसी को सर्पी वाले कह रहे हैं, इसी को ब्रशेस करते हैं। तो ये क्लियर है। ठीक है, ब्रशेज आपके ये डेनोट हो रहे हैं। ठीक है, ये आपका ब्रशेज हैं B1 और B2 और स्लिप रिंग्स S1 और S2 ये क्लियर थे। ठीक है, तो इसके तीनों पार्ट आपको क्लियर हो गए। अब क्षेत्र चुंबक आपकी समझ में आ गया, आर्मेचर समझ में आ गया, स्लिप रिंग्स और ब्रशेज, ठीक है, सर्पी वाले और ब्रश, ये आपके समझ में आप क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब आ जाते हैं पूरे सर्किट को समझ लीजिए। तो यहाँ पर दे प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट विद द स्लिप रिंग्स एंड अ लोड। ठीक है, तो लोड का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, लोड का काम कर रहा है यहाँ पर गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम उस धारा का उपयोग कर रहे हैं या ये देख रहे हैं कि किस प्रकार धारा के मान को ये मेजरमेंट कर रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है। सामने देखेंगे, तो अब यहाँ पर समझना ये बहुत ज़रूरी हो गया कि किस तरीके से इसका रोटेशन होगा। ठीक है, रोटेशन से क्या होगा, देखिए यहाँ पर N और S के बीच की चुंबकीय बल रेखाएं चेंज नहीं हो रही हैं। ठीक है, वो तो एज इट इज़ बनी हुई हैं, समझ रहे हैं ना। यहाँ के बीच की चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या परिवर्तन नहीं हो रहा। देखिए इस चित्र के माध्यम से और भी स्पष्ट है। यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या नहीं बदलेगी, केवल क्या बदलेगी, जब ये आर्मेचर रोटेट करेगा उस कंडीशन में। ठीक है, अब जैसे इस समय जो चुंबकीय बल रेखाएं ये तो ऊपर रहेगी, ये नहीं गुजर रही, लेकिन ये बल रेखाएं आपकी क्या कर रही हैं, उसमें से होकर गुजर रही हैं। ठीक है, अब जब ये लंबवत हो जाएगा इस तरीके से, अगर आर्मेचर आ जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन में यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। तो केवल रोटेशन हो रहा है, घूम कौन रहा है, आर्मेचर घूम रहा है, N और S पोल नहीं घूम रहे हैं। ठीक है ना, जैसे उसमें लिखा था आपेक्षिक गति होगी, तो आपेक्षिक गति यहाँ पर कौन कर रहा है भाई, चुंबक चले या फिर वो कुंडली चले। तो यहाँ पर कौन चल रहा है, वो कुंडली घूम रही है। चलने का भी ये नहीं कि वो अपना स्थान छोड़ रही है, लगातार वो क्या कर रही है, अपनी जगह पर घूम रही है, रोटेट हो रही है। इसी रोटेशन के कारण वहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अब बात आ जाती है उसकी धारा की दिशा, डायरेक्शन। ठीक है, तो धारा की दिशा के लिए आप देख लीजिए, देखिए ध्यान से देखिएगा, गैल्वेनोमीटर में इस समय जो निडल है वो 0 से इस तरफ है ना, 0 के इस तरफ इंडिकेट कर रही है, और जो आर्मेचर है आपका वो इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरफ घूम रहा है, रोटेशन उसकी इस तरीके से है। तो गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन इस तरह से रखी हुई है। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में हमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही तरह की करंट चाहिए, दोनों ही, आधा चक्र हमको पॉजिटिव चाहिए, आधा चक्र हमको नेगेटिव चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि लगातार प्रत्यावर्ती धारा क्या है कि उसका मान, परिमाण और दिशा लगातार क्या होती है, वेरिएबल करती है। धारा का मान भी चेंज होता रहता है, उसका मान भी परिवर्तित होता रहता है, दिशा भी बदलती रहती है। इस वाले चित्र में देखेंगे। ठीक है, तो अब अगले वाले स्टेप में जब हम आए तो इस कंडीशन में क्या, अब गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन, वो जो AB भुजा ऊपर थी अब वो नीचे आ गई, CD भुजा जो नीचे थी वो ऊपर चली गई। ठीक है, तो धारा की दिशा बदल गई। धारा की दिशा पहले उस तरफ था निडल की डायरेक्शन, अब निडल की डायरेक्शन इस तरफ है। क्लियर है, तो
है बहुत सिंपल सा सर्किट, बहुत ही सिंपल सा सर्किट है केवल, और बिना किसी बाह्य स्रोत के हम क्या उत्पन्न कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी मोटर्स आपने देखी होंगी, बच्चे छोटे छोटे से बल्ब को घुमाते हैं, ठीक है, उसको रोटेट करते हैं तो छोटे छोटे जो बल्ब होते हैं, ठीक है, वो उसमें से आने वाली धारा के कारण क्या करने लगते हैं, ग्लो करने लगते हैं, चमकने लगते हैं। तो इस प्रकार हम लोग उस प्रत्यावर्ती धारा रोटेशन से, ठीक है, आपका आर्मेचर कुंडली की मदद के द्वारा क्या कर सकते हैं, इसको लगातार नोट कर सकते हैं, धारा को मेज़रमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ केवल क्या है, ABCD जो आपकी वर्टिकल अगर रखी हुई है तो इस कंडीशन में धारा का मान, ठीक है, जब आपके हॉरिजेंटल हो गई उस कंडीशन में धारा का मान, और सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के द्वारा हम उस के द्वारा जो उस पर लगने वाला बल है या उसके जो मोशन है, ठीक है, जब AB भुजा आपकी नीचे की तरफ जाएगी तो जो कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो उसके लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आपकी सहायता करता है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है उसको समझ लीजिए भाई। आपके अगर आपने राइट हैंड की 3 उंगलियाँ, कौन कौन सी, तर्जनी उंगली, मिडिल फिंगर और थंब, ठीक है, आप इन उंगलियों को इस प्रकार फैलाएंगे कि ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहें, ठीक है, लंबवत रहें, जैसे चित्र में आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो मिडिल फिंगर है वो आपकी करंट की डायरेक्शन को, यानी आई को रिप्रेजेंट कर रही है, धारा की दिशा में। ठीक है, आपकी जो तर्जनी उंगली है, ठीक है, वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जो थंब है वो मोशन ऑफ कंडक्टर, यानी अब ये वाली भुजा किस तरफ गति करेगी, ठीक है, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, या आप इसको कह सकते हैं फोर्स किस तरफ लगेगा, बल किस तरफ लगेगा, उसको भी ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला जब AB पार्ट नीचे की तरफ आएगा तब CD पार्ट अपने आप ही ऊपर की तरफ जाने लगेगा। ठीक है ना, इसके द्वारा भी आप, अगर कुछ बच्चे उस हैंड को ना समझ पा रहे हो तो इस तरीके से अगर आप हाथ को रखेंगे तब भी यही कंडीशन है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड, जो तर्जनी उंगली है, मिडिल फिंगर, करंट, और जो मोशन ऑफ कंडक्टर है वो थंब को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार एक पूरी साइन वेव आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, एक पूरी साइन वेव आपको प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर इसको 2 तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। कैसे एक्सप्लेन किया गया है, जैसे आप यहाँ पर यह देख रहे हैं कि इस समय जो आर्मेचर रहता है, ठीक है, t=0 टाइम पे स्टार्ट करें, आपको क्या करना है, आपको एक साइन वेव की एक वेव बनानी है। तो इसकी स्टार्टिंग यहाँ पर हुई, यहाँ पर जहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया है वहाँ पर इनिशियल टाइम कितना है, t=0 है। तो =0 सेकेंड द आर्मेचर ABCD इज वर्टिकल विद द आर्म AD। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी ये आर्मेचर की लाइन है ये इसके कैसे रखी हुई है, वर्टिकल है। ओके, इस कंडीशन में थीटा कितना हुआ, इसमें थीटा कितना होगा आपका, 0 डिग्री होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आप साइन वेव की इक्वेशन लगाएंगे E=E0 sin ωt, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ठीक है, sin ωt को थोड़ी देर के लिए आप थीटा मान लीजिए, तो थीटा वैन =0, जब ये 0 होगा तब ये पूरा फैक्टर आपका 0 है, क्यों, साइन 0 की वैल्यू 0 होगी तो मल्टीप्लाई होकर पूरा फैक्टर आपका 0 हो जाएगा। यानी इनिशियली इस कंडीशन पर, ठीक है, यहाँ से जब ये स्टार्ट हुआ चलना तब इसकी वैल्यू कितनी थी, 0 थी। अब जब घूमते घूमते आपका ये वर्टिकल जो है इस तरह का हो जाएगा, देखिए चित्र में ध्यान से सभी लोग, कि अब ये जो आपका आर्मेचर था उसकी डायरेक्शन देखो कैसी होगी। ठीक है, आपकी पहले वो वर्टिकल था, अब ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, θ=90 डिग्री हुआ। फॉर्मूले फिर से वही लगा दीजिए, E=E0। ठीक है, sin ωt को हम केवल sin थीटा लिख लेते हैं। ओके, और sin थीटा की जगह कितना लगा दोगे, 90 डिग्री लगा दो, तब जो E की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम कितनी मिलेगी आपको, E0 के बराबर होगी। वैसे तो NBA ओमेगा होता है, NBA ओमेगा इंटू साइन ωt। ठीक है, तो बहुत डिटेल में हो जाएगा, उसको हम आगे थ्योरी में आपको पढ़ा देंगे। यहाँ पर एक केवल AC जनित्र पर फोकस रखिए, फटाफट पढ़ते चलते हैं, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपने उसको मैक्सिमम चेंज किया, जब वो हॉरिजॉन्टल रखी गई तो इस कंडीशन में जो मैक्सिमम चेंज आपको प्राप्त होगा वो आपका अधिकतम था, और यहाँ पर जो उसकी पीक वैल्यू है ये आपको प्राप्त हुई। ठीक है, अब इस पीक वैल्यू के बाद क्या होगा, अब इस पीक वैल्यू के बाद ये घटना शुरू होगा, कम होना शुरू होगा, यानी अगेन अब ये फिर से वर्टिकल हो जाए। ठीक है ना, अब ये क्या करें, अगेन वर्टिकल हो जाए, तो अगेन वर्टिकल होते ही फिर से इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सभी के समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, तो कहने की ज़रूरत ना पड़ा करे। तो अब क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू को अगेन वो वैल्यू क्या हो रही है आपकी, वर्टिकल हो गई आर्मेचर।
तो अब ये वैल्यू अगेन आपकी क्या हो गई, डाउनफॉल हो गई। यहाँ पर देख रहे हो आधे चक्र पे पहुँचे हैं, पूरा आवर्तकाल कितना, एक पूरी कंप्लीट साइकिल कैपिटल टी, आधी साइकिल की बात चली है अभी तक, कितना आ गया, T/2 आ गया। अब ये जब आर्म भुजा नीचे आई तब अगले थर्ड स्टेप में अगेन ये वर्टिकल होगी, ठीक है, अगेन ये हॉरिजेंटल होते हुए, ठीक है, उसकी वैल्यू अगेन नेगेटिव एक्सिस पे आके अब वो वैल्यू आपकी मैक्सिमम हुई, ठीक है ना, मैक्सिमम हुई। अब उस मैक्सिमम को आप, सॉरी ये वाला नहीं, नीचे वाला दोबारा कर लेते हैं, ये जो वैल्यू आपकी मैक्सिमम आएगी ये नीचे वाला पार्ट आया, ठीक है, अगेन आप उसको करेंगे, ठीक है। तो अब ये 3T/4 पर आपका अधिकतम मान प्राप्त हुआ। जब कंप्लीट टी की बात करी जाएगी तो आगे का जो उसकी वैल्यू अब अधिकतम से क्या होगी, अब ये नेगेटिव साइकिल में चल रहे हैं कम की ओर, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको एक कंप्लीट वेव, कंप्लीट वर्टिकल वंस अगेन सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस EMF इज साइनोसॉइडल, ठीक है। तो इस प्रकार आपको एक साइन वेव प्राप्त हो जाती है, इसको आप कहते हैं कि एक ज्यावक्री है, हिंदी नहीं बोला तो ज्यावक्री, ठीक है, साइन वेव आपको प्राप्त हो जाती है, एक AC धारा आपको प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार ये था आपका AC जनित्र, जिस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है, AC धारा प्राप्त होती है, ठीक है। अब मैंने अपना काम कर दिया, आपका काम बाकी, लगातार इसको देखिए, अच्छे से समझिए, कोई भी दिक्कत आए कमेंट करिए, पूछिए और बताइए, सभी लोगों में शेयर कीजिए, ठीक है, बने रहिए मेरे साथ में, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बताइए, अच्छे बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।